जय हिंद डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ श्री राम पब्लिक स्कूल। डियर स्टूडेंट, मैं अल्पना पांडे आज आप लोग को फिर आपकी पाठ पुस्तक वसंत का पाठ 16 पढ़ाएंगे, जिसका नाम है पानी की कहानी। बच्चों, पानी की कहानी के जो लेखक थे रामचंद्र तिवारी थे, जिसका जीवन परिचय मैं अपने आप पहले के वीडियो में आपको पढ़ा चुकी हूँ तथा इस पेज कुछ पेज की व्याख्या भी आपको पहले के पेज में बता चुके हैं। आज हम लोग उसके आगे का पढ़ते हैं, तो आइए शुरू करते हैं। बच्चों, इस पाठ में जो है लेखक जो थे उनके हाथ पे ओस की एक बूंद गिरती है और उस ओस की बूंद से लेखक बात करते हैं। ओस की बूंद बताती है कैसे वो पानी बनी, कैसे वो बर्फ़ बनी। ठीक है, जब ओस बर्फ़ बन जाती है, उसके ऊपर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वह बहुत ज़्यादा सुंदरता बिखर जाती है, यानी चारों तरफ का दृश्य बहुत ही सौंदर्यशील हो जाता है। और लेखक ने कहा है यहाँ पे कि ओस की जो बूंद थी उसके जैसे बर्फ़ पड़े हुए वहाँ बहुत से उसके और भी साथी थे जो उछलने कूदने के लिए कमर कस के तैयार थे। ठीक है, यानी लेखक कह रहा है कि उन्हें उछलने कूदने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अब आगे लेखक कहता है, बड़े आनंद का समय रहा होगा वहाँ, बड़े आनंद का। कितने दिनों तक? कई लाख वर्षों तक, कई लाख वर्षों तक। यानी लेखक की बात सुनकर जो है वह कहती है उस समय उन्हें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया होगा। तो उसकी बूंद भी हामी भरते हुए कहती है कि वह समय बहुत खुशी वाला था। कौन सा समय बहुत खुशी वाला था? जब वह बर्फ़ बनी हुई थी। लेखक बूंद से प्रसन्न होकर प्रश्न पूछता है कि वह खुशी का समय कितने दिनों तक रहा था। तो उसकी बूंद कहती है कई वर्षों तक। ठीक है, कई लाख वर्षों तक। हाँ, चौंको नहीं, मेरे जीवन में 100-200 वर्ष दाल में नमक के समान भी नहीं है। मैंने ऐसे दीर्घजीवी से वार्तालाप करते जान अपने को धन्य माना और ओस की बूंद के प्रति मेरी श्रद्धा बढ़ चली। यहाँ चौको का अर्थ है बच्चों हैरान होना, समान यानी बहुत, थोड़ा सा। जब लेखक ने ओस की बूंद से पूछा था कि वे खुशी के दिन कब तक थे, तो ओस की बूंद ने जवाब दिया था कई लाख वर्षों तक। बूंद के इस जवाब ने लेखक को आश्चर्य में डाल दिया और उन्होंने पूछा था कई लाख वर्ष तक। तो बूंद ने जब देखा कि लेखक को उसकी बात पर हैरानी हो रही थी, ठीक है, चौको का अर्थ बच्चों हैरान होता, तो बूंद ने लेखक से कहा कि हैरान होने की बात नहीं है, उसके जीवन में 100-200 वर्ष दाल में नमक के समान है, यानी बहुत ही थोड़ा है। यानी यह जो उसका जीवन था यह बहुत ही थोड़ा सा जीवन था। यहाँ दीर्घजीवी शब्द दिया गया। दीर्घजीवी का शब्द का अर्थ है लंबे समय तक जीने वाला, और वार्तालाप यानी बातचीत, श्रद्धा यानी सम्मान। ठीक है, तो लेखक ने ऐसे लंबे समय तक जीवन जीने वाले के साथ वार्तालाप करके अपने आप को बहुत ज़्यादा धन्य मानने लगा। और लेखक कहता है कि यह सब बात सुनकर उनकी जो भावना थी ओस की बूंद के प्रति, वह और भी ज़्यादा बढ़ती चली गई। आगे लेखक ने कहा, हम शांति से बैठे एक दिन हवा से खेलने की कहानियाँ सुन रहे थे कि अचानक ऐसा अनुभव हुआ मानो हम सरक रहे हैं। सबके मुख पर हवाइयाँ उड़ने लगी। अब क्या होगा? ठीक है, इतने दिन आनंद से काटने के पश्चात अब दुख सहन करने का साहस हमें ना था। बहुत पता लगाने पर हमें ज्ञात हुआ कि हमारे भार से ही हमारे नीचे वाले भाई दबकर पानी हो गए हैं, यानी उनका शरीर ठोसपन को छोड़ चुका है और उनके तरल शरीर पर हम फिसल चले हैं। यहाँ सरक का अर्थ होता है बच्चों खिसकना, हवाइयाँ उड़ने लगी यानी भय लगने लगा। ठीक है, पश्चात का अर्थ होता है बाद में, और साहस यानी हिम्मत। तो ओस की बूंद अपनी कहानी आगे बढ़ाती है कि एक दिन की बात है, चुपचाप शांति से बर्फ पानी बूंदें बैठकर हवा में और हवा से खेलने की कहानियाँ सुन रहे थे कि अचानक उन्हें महसूस हुआ मानो वे अपनी जगह से हिल रहे हों, खिसक रहे हों।
डर के कारण क्या हुआ, सबके होश उड़ने लगे कि अब उनके साथ क्या होने वाला। यह सोचकर सबको घबराहट होने लगी थी। इतने दिनों तक जो सभी बर्फ बनी बूंदें आनंद से समय काट रही थीं, अब दुख सहन करने का साहस उनमें नहीं था। ठीक है, यहाँ पे आगे लेखक ने कहा है ज्ञात। ज्ञात का शब्द क्या होता है, जानकारी होना, मालूम होना। त्रल, त्रल शब्द जो दिया गया है इसका अर्थ है पदार्थ। ठीक है, और मास का अर्थ होता है महीने। तो यहाँ पे लेखक ने कहा है, भूत कहती है कि जब वे अपनी जगह से खिसकने लगे, ठीक है, और इधर उधर से उन्होंने जानकारी लेने की कोशिश की, तो उन्हें पता चला कि उनके भार से ही उनके नीचे वाले भाई दबकर पानी हो गए हैं। उनका शरीर बर्फ के रूप को छोड़ चुका था और वह पिघलने लगे थे। अब उसकी भूत कह रही कि अब वे बहते मैं कई मास समुद्र में इधर उधर घूमती रही। ठीक है, फिर एक दिन गर्म धारा से भेंट हो गई। तो यहाँ ओस की भूत कह रही, जब वे बहते जा रहे थे, वह कई महीने तक समुद्र में इधर उधर घूमती रही थी। फिर एक दिन गर्म धारा से उनकी भेंट हो गई। गर्म धारा यानी गर्म जल धारा जो होती है, पानी की गर्म धारा, उससे उनकी भेंट हो गई। धारा के जलते अस्तित्व को ठंडक पहुंचाने के लिए हमने सबकी गर्मी सोखनी प्रारंभ कर दी और इसके फलस्वरूप मैं पिघल पड़ी और पानी बनकर समुद्र में मिल गई। समुद्र का भाग बनकर मैंने जो दृश्य देखा वह वर्णनातीत था। ठीक है, यहाँ ठंडक का अर्थ होता है बच्चों शीतलता। फलस्वरूप यानी उपरांत या इसके अलावा। दृश्य का अर्थ होता है नज़ारा, और वर्णनातीत यानी जिसका वर्णन ना किया जा सके। तो लेखक यहाँ कह रहा है आगे कि बूंद कहती है, यानी उसकी बूंद कहती है, जब उसकी मुलाकात गर्म धारा से हुई तो उस धारा के जलते अस्तित्व को ठंडक पहुंचाने के लिए उन बर्फ बनी बूंदों ने उसकी गर्मी सोखनी शुरू कर दी और इसके फलस्वरूप वह ओस की बूंद पिघल पड़ी और पानी बनकर समुद्र में मिल गई। बूंद कहती कि समुद्र का भाग बनकर उसने जो दृश्य देखा वह बहुत ही अनोखा नज़ारा था, जिसका वर्णन करना बहुत ज़्यादा कठिन था। ठीक है, अब समुद्र का भाग बनकर जो मैंने दृश्य देखा वह उसका वर्णनातीत था, यानी उसका वर्णन करना बहुत ज़्यादा कठिन था। वर्णनातीत का अर्थ होता है जिसका वर्णन हम नहीं कर सकते। आगे लेखक ने कहा, मैं अभी तक समझती थी कि समुद्र में केवल मेरे बांधों का ही राज्य है, परंतु अब ज्ञात हुआ कि समुद्र में चहल पहल वास्तव में दूसरे ही जीवों की है और उसमें नीरा नमक भरा है। पहले पहले समुद्र का खारापन मुझे बिल्कुल नहीं भाया, जी मसलाने लगा, पर धीरे धीरे सब सहन हो चला। यहाँ नीरा का अर्थ है बच्चों केवल, खारापन का अर्थ है नमक वाला पानी, भाया यानी अच्छा नहीं लगा, मसलाने यानी उल्टी होना, और सहन का अर्थ है बर्दाश्त करना यानी बर्दाश्त ना होना। तो लेखक यहाँ कह रहा है कि बूंद लेखक से कहती है कि अभी तक वह समझती थी कि समुद्र में केवल बूंद और उसके बंधु बांधों का ही राज्य था, यानी उसके सग संबंधियों का ही राज था, परंतु अब जब बूंद समुद्र में टहलने लगी तो उसे पता चला कि यह जो समुद्र में हलचल हो रही है सिर्फ उनकी वजह से नहीं, बल्कि समुद्र में और भी जीव हैं और भी प्राणियों का वास स्थान है। बूंद ने यह भी बताया कि समुद्र में केवल नमक भरा है। पहले पहले समुद्र का खारापन ओस की बूंद को जरा भी अच्छा नहीं लगा था, उसका मन बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा था वहाँ पे, पर धीरे धीरे बूंद को इन सब की आदत हो गई। एक दिन मेरे जी में आया कि मैं समुद्र के ऊपर तो बहुत घूम चुकी हूँ, भीतर चलकर भी देखना चाहिए कि क्या है। इस कार्य के लिए मैंने गहरे जाना प्रारंभ कर दिया। मार्ग में मैंने विचित्र विचित्र जीव देखे। लेखक ने यहाँ कहा भीतर का अर्थ होता अंदर, प्रारंभ का अर्थ होता शुरू, मार्ग आप जानते ही हैं पथ और रास्ता, विचित्र विचित्र यानी अजीबो गरीब। ठीक है, और जीव यानी पानी के जीव जंतु।
ओस की बूंद लेखक को कहता है कि एक दिन उसके मन में आया कि वह समुद्र के ऊपर तो बहुत घूम चुकी है, भीतर चलकर भी देखना चाहिए कि समुद्र में और क्या क्या है। इसके लिए उसने क्या किया, गहरे पानी में जाना शुरू कर दिया था। और जो दिया मार्ग में विचित्र विचित्र जीव देखे, उसने क्या किया, रास्ते में अजीबोगरीब बहुत से जीव तब देखा था। मैंने अत्यंत धीरे धीरे रेंगने वाले घोंघे, जालीदार मछलियाँ, कई कई मन भारी कछुए और हाथी वाली मछलियाँ देखी, जो मनुष्य से कई गुना लंबी थी। उसके 8 हाथ थे। वह इन हाथों से अपने शिकार को जकड़ लेती थी। अत्यंत का अर्थ होता बहुत और जकड़ का अर्थ होता है कैद। बूथ कहती जब वह और नीचे समुद्र में गहराई में गई तो उन्हें वहाँ पर बहुत ही धीरे धीरे रेंगने वाले घोंघे दिखे, जो समुद्र में ही पाए जाते हैं। जालीदार मछलियाँ, जिनके शरीर पर जाली दिखाई दे रही थी। बहुत ही बड़े बड़े कछुए और ऐसी मछलियाँ दिखीं जिनको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उन पर हाथ बने हुए हैं। एक मछली ऐसी दिखी जो मनुष्य से कई गुना लंबी थी, मनुष्य के आकार से बहुत बड़ी, और उसके 8 हाथ थे। ऐसा लग रहा था कि उसके हाथ अलग अलग दिशाओं में निकले हुए थे, और वह भी संख्या में 8 थे। ऐसी मछलियाँ जो कि अपने शिकार को अपने ही हाथों से जकड़ लेती थी, यानी पकड़कर उन्हें कैद कर लेती थी और पकड़ लेती थी। बच्चों, आज हम लोग यहाँ तक पढ़ेंगे। इसके आगे का हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।